Hello dear students, welcome back to my channel. This is the second part of the chapter crop production and management. इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया है, that is part 1, जिसमें हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और वो सब डिस्कस कर लिया था. इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट दी वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. ओके, वन बाय वन हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में. अब हम डिटेल में बात करेंगे वन बाय वन, हर एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग विथ ऑल द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, देर इज़ वन रिक्वेस्ट, दैट इज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट टिल नाउ. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोज़. whenever I upload a new video you will get the notification, and don't forget to press the bell icon which is nearby the subscribe text. So now हमने लास्ट में बात की थी अबाउट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो टर्म है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो हमने क्रॉप प्रोडक्शन यानी किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने में इन टोटल जितनी भी एक्टिविटीज़ काम में आती है, जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती है, उनको हम टोटली क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. ओके, देयर इज़ वन टर्म फॉर ऑल दीज 7 स्टेप्स. ठीक है, यूँ समझ लीजिए. अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप के बारे में कि अगर आपको कहा जाए, सपोज़ कीजिए आपको कहा जाए कि ये लीजिए एक बड़ी सी लैंड और आप हमको यहाँ पर वीट की बढ़िया सी क्रॉप ग्रो करके बताइए, तो आप सोचिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? उस बड़े से लैंड एरिया को देखकर आप क्या करेंगे? तो ये तो हम बचपन से ही सब जानते हैं बच्चों कि जो सॉइल है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन मतलब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या क्लिक करता है? कोई भी प्लांट जब आप घर में ग्रो करते हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या क्लिक करता है कि हमको इसके लिए क्या तैयार करनी पड़ेगी? सॉइल तैयार करनी पड़ेगी. उसी तरह जब लार्ज बड़े स्केल पर क्रॉप जब प्रोड्यूस की जाती है, तब भी जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं? सॉइल को प्रिपेयर करते हैं. ओके, तो what is written over here that the preparation of soil is the first step before growing the crop. कोई भी क्रॉप ग्रो करने से पहले सॉइल को प्रिपेयर करना ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी होता है. ठीक है, अब आप कहोगे सॉइल को क्या प्रिपेयर करना है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिपरेशन ऑफ सॉइल? तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में एक्चुअली हमारे जो फार्मर हैं वो क्या करते हैं? वो सॉइल को टर्न करते हैं और लूज़ करने की कोशिश करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय टर्न एंड लूजनिंग द सॉइल? देखिए, जब आप किसी ज़मीन को देखते हैं, है ना, तो हम देखते हैं कि ऊपर ऊपर मिट्टी बिल्कुल एक फिक्स फ्लैट एरिया में लगी हुई बिछी हुई है. ठीक है, किसान क्या करता है? अपने टूल्स की हेल्प से कुछ डेप्थ में जाकर, थोड़ी गहराई में जाकर उसको खोदता है. ठीक है, ऊपर नीचे करता है ताकि वो जो जमी हुई मिट्टी है खेत में वो लूज़ हो, थोड़ी ऊपर नीचे. टर्निंग मतलब सॉइल को ऊपर नीचे करता है. ठीक है, तो ये जो है दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप वो करता है. ठीक है, अब आप कहेंगे ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? ये मिट्टी है, थोड़ा सा गड्ढा खोदो और उसमें जो बीज है उसको डाल देना चाहिए. ये इतने पूरे खेत को इतने सेंटीमीटर डेप्थ में जाकर क्यों खोद रहा है? तो उसका कारण होता है. उससे क्या होता है कि जो क्रॉप की रूट्स हैं वो सॉइल में अंदर तक जाती है, और रूट्स जितनी डेप्थ में जाती है, देखो फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, बहुत सारे मिनरल्स छुपे हुए होते हैं. अब उस क्रॉप को अगर हम ग्रो करना चाहते हैं तो वो मिनरल्स हम चाहेंगे कि वो क्रॉप एब्जॉर्ब करे,
और अगर वो क्रॉप एब्जॉर्ब करेगा तो वो कैसे करेगा? अगर वो मिट्टी वहाँ पे जमी हुई है तो रूट्स नीचे तक नहीं जा पाएंगी, और जब तक रूट्स नीचे तक नहीं जा पाएंगी तब तक वो नीचे दबे हुए मिनरल्स रूट्स तक कैसे पहुँचेंगे? इसलिए किसान क्या करता है, थोड़ी और डेप्थ में जाकर उस मिट्टी को क्या करता है, लूज़ करता है, ऊपर नीचे करता है, ताकि जो नीचे के मिनरल्स हैं वो थोड़े ऊपर आ जाएं, और जैसे ही वो मिनरल्स ऊपर आएंगे वो क्रॉप की जो रूट्स है फटाफट उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि जब तक हम लूज़ नहीं करेंगे तब तक जो कुछ डेप्थ में जो सॉइल है वहाँ जो प्रेजेंट मिनरल्स हैं वो ऊपर तक नहीं आ पाएंगे। ओके, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। सो द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? एयर। एयर कहाँ है? वो तो बाहर एनवायरनमेंट में है। अब वो रूट्स तक कैसे जाएंगी? अगर हम दबा दबा के मिट्टी को ऐसे जमा देंगे तो वो हमको पोर्स नहीं मिलेंगे और छेद नहीं मिलेंगे, तो एयर पास कैसे होगी, नीचे रूट्स तक कैसे जाएगी? इसीलिए किसान जो है सॉइल को क्या करता है, लूज़ करता है, ताकि उसमें जगह जगह ऐसा स्पेस हो जाए जिससे आसानी से रूट्स तक एयर पहुंच सके। ओके, सो वाई डज़ लूजनिंग, अब ये क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है जो शायद आपके मन में चल रहा होगा, इसलिए इस बुक में भी लिख दिया गया है कि वाई डज़ द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली। सॉइल को लूज़ करने से कैसे रूट्स जो हैं वो आसानी से सांस ले पाते हैं? तो उसका आंसर भी है कि जो लूजन सॉइल होती है, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो लूजन सॉइल होती है ना, उसमें क्या होता है कि वो छोटे छोटे अर्थवॉर्म और जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, ठीक है, वो ग्रो होने लग जाते हैं, ठीक है। और हम ये सब जानते हैं कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं और जो माइक्रोब्स होते हैं, दे आर फार्मर्स फ्रेंड्स, दीज आर दी फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, ठीक है। सो इससे क्या वो लोग भी क्या करते हैं, वो और सॉइल को लूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, दे टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। वो जो एक्सक्रीट करते हैं अपना वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, वो अपनी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं ना, वो वेस्ट प्रोडक्ट उस क्रॉप के लिए क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाता है, वो उनकी खाद बन जाता है, ठीक है। तो अर्थवॉर्म तो जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और वो फार्मर का फ्रेंड है। ओके, नाउ अगेन the same question has been asked that why does the soil needs to be turned and loosened। वो ही क्वेश्चन जो ऊपर पूछा गया था वो वापस यहाँ पे पूछा गया है, और यहाँ पर उसका आंसर भी है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर, ठीक है, एयर का पास होना भी ज़रूरी है, और जो ये अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स हैं, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये काम तभी करती है जब उस सॉइल को लूज़ किया जाएगा। ओके, इसके अलावा इन एडिशन टू दैट dead plants and animals get decomposed by the soil organism। ये जो earthworms और दूसरे microbes हैं ये क्या करते हैं, ये जो सूखी पत्तियाँ जो गिर जाती है, earthworm उसको खा लेता है, और अर्थवॉर्म जब उसको खा लेता है, ठीक है, उसके बाद वो उसको डाइजेस्ट करता है और अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है बॉडी से। तो वो जो एक्सक्रीटा है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आता है, वो क्रॉप के लिए क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाता है, उसकी खाद बन जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है, इनको सॉइल ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। ओके,
सो दीज न्यूट्रिएंट्स अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, और यही वापस प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो प्लांट का खाना बन जाते हैं। ओके इसके अलावा यहाँ पर ये बात बता दी गई जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी कि भाई देखिए जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो कुछ ही सेंटीमीटर थिक होती है, ठीक है, और जो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट भी करती है, ठीक है। यानी हम जब भी कोई क्रॉप कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं तो वो ऊपर ऊपर ही डालते हैं, ज़्यादा डेप्थ में बीज नहीं डालते हैं। टर्निंग और लूजनिंग से क्या होता है कि उस टॉप लेयर के नीचे के जो मिनरल्स हैं जो दबे पड़े हैं, टर्निंग की वजह से वो ऊपर आ जाते हैं और प्लांट जो है वो उसको एब्जॉर्ब आसानी से कर लेता है। ओके सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दीज पॉइंट्स टू यू। सो कंक्लूजन ये है कि टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। नाउ अब हमने ये तो पढ़ लिया ऊपर के पैराग्राफ्स में कि भाई टर्निंग और लूजनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एयर पास होती है, क्योंकि उसमें जो नीचे दबे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं जिनको क्रॉप एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रो हो जाता है। फिर हमने ये पढ़ लिया कि जो अर्थवॉर्म और सॉइल ऑर्गेनिजम्स हैं ये लोग भी टर्निंग और लूजनिंग में हेल्प करते हैं फार्मर को, फार्मर के फ्रेंड है। यानी टर्निंग और लूजनिंग तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, पर करना कैसे है? ये जो प्रोसेस है लूजनिंग का, क्या हाथों से मिट्टी को हम इतने गहराई में खोदेंगे? और हमारे सामने तो इतना बड़ा फील्ड पड़ा है। तो ये जो टर्निंग करने का और ये जो सॉइल को लूज़ करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं टिलिंग और प्लोइंग। क्या कहते हैं? टिलिंग और प्लोइंग। अगर मैं हिंदी में आपको कहूँ तो हमने सुना है, हिंदी की बुक्स में पढ़ा भी होगा कि किसान जो है वो क्या करता है? किसान हल चलाता है, किसान खेत को जोतता है। सुना है आपने ये टर्म? नहीं सुना है तो आपको पता होना चाहिए। वी आर लिविंग इन इंडिया एंड हिंदी इज़ आवर मदर टंग, सो हमें ये पता होना चाहिए। खेत को क्या करता है किसान? सबसे पहले जोतता है। दैट इज़ जोतना इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। ओके, टिलिंग और प्लोइंग इज़ वन एंड दी सेम थिंग। और ये कौन से टूल से किया जाता है? अब प्लोइंग करना है ना, तो ऑब्वियसली जो टूल का नाम है वो क्या होगा? प्लो। प्लो से होती है प्लोइंग। प्लोइंग से क्या होता है? सॉइल जो है वो लूज़ होती है, ठीक है, टर्न होती है। अब ये जो प्लो जो मैंने कहा ये टूल है जिससे कि आसानी से जो सॉइल है उसको लूज़ किया जा सकता है। दीज प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। ये किसके बने होते हैं? वुड या आयरन के बने हुए होते हैं, ठीक है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, ठीक है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लोइंग। अगर बहुत ही सूखी ज़मीन है, ठीक है, तो पहले पानी डालकर उसको थोड़ा गीला किया जाता है, क्योंकि बिल्कुल सूखी जो ज़मीन है उस पर प्लोइंग का प्रोसेस जो है वो नहीं किया जा सकता। तो अगर बहुत सूखी ज़मीन है तो पहले उस ज़मीन को पानी दिया जाता है ताकि वो थोड़ी वेट हो जाए, थोड़ी गीली हो जाए, और उसके बाद जो प्लोइंग का प्रोसेस है वो किया जाता है, ठीक है। द प्लोड फील्ड may have big pieces of soil called crumbs. क्रम्स मतलब अब हम जब वो किसान हल चलाएगा तो जब वो खोदेगा तो एक साइड में मिट्टी इकट्ठी होगी, है ना। अभी नीचे इमेज आएगी, हम उसमें क्लियर कर लेंगे। तो जो साइड में मिट्टी इकट्ठी होती जाती है, खड्डा बनता जाता है तो साइड में मिट्टी इकट्ठी होती जाती है, दैट इज़ नोन एज क्रम, ठीक है। एंड नीचे इमेज तो होगी ही आपकी बुक में। उसके अलावा थंबनेल में भी मैंने एक पिक्चर डाली है।
प्लोइंग करते हुए। आजकल ये जो प्लोइंग है ये प्लो से नहीं होता है, आजकल वी हैव ट्रैक्टर्स। ओके, ट्रैक्टर्स में आयरन का पीछे इस तरह का ऐसा नेल टाइप स्ट्रक्चर होता है, थंबनेल में देखिएगा, मैंने इमेज डाली हुई है। उससे आसानी से जो फार्मर है वो प्लोइंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। ओके, तो इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद अ प्लैंक। ओके, अब ये एक और टूल आ गया, प्लैंक। देखिए, जब आप मिट्टी को खोदेंगे ना तो मिट्टी के कभी कभी बहुत बड़े बड़े स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होते, वो सॉफ्ट ही हैं, लेकिन स्टोन लाइक स्ट्रक्चर, यूँ बड़े बड़े गुठले कह लीजिए, ठीक है, बड़े बड़े ऐसे जमे हुए स्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको भी तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लैंक। ठीक है, हम नहीं चाहते कि मिट्टी जमी भी रहे, है ना। तो अगर हमको मिट्टी का बड़ा सा डला मिल भी गया है, बड़ा पीस मिल गया है जो स्टोन जैसा है, तो उसको भी हम ब्रेक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लैंक। ओके, द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पज़। अब फील्ड की क्या की जाती है, लेवलिंग की जाती है। ठीक है, लेवलिंग मतलब एक बराबर, ताकि क्योंकि अगर एक बराबर मिट्टी नहीं रखी जाएगी तो ठीक है, तो कहीं पर ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा, कहीं पे पानी नहीं मिलेगा, और एक लेवल होगा तो बराबर इरिगेशन जो है वो किया जा सकता है। इसलिए फील्ड की लेवलिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लेवलिंग के लिए, सॉइल की लेवलिंग के लिए क्या चाहिए, कौन सा टूल चाहिए, लेवलर। आई थिंक आपको ये बिल्कुल भी टफ नहीं होगा याद करना। प्लोइंग के लिए क्या चाहिए, प्लो। ठीक है, उसके बाद आपको जो क्रम्स मिलेंगे उनको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, प्लैंक्स। ठीक है, उसके बाद आपको लेवलिंग के लिए क्या चाहिए, लेवलर। ठीक है, तो मिलते जुलते टर्म्स हैं यहाँ पर। Next is sometimes manure is added to the soil before tilling. It helps in proper mixing of manure with the soil. कभी कभी क्या किया जाता है कि मैन्योर को जो है ऐड किया जाता है, टिलिंग से पहले ही खाद डाल दी जाती है, ताकि जब वो खुदाई हो तो बराबर से खाद पूरी खेत में आसानी से डिवाइड हो जाए और सॉइल के साथ मिक्स हो जाए। ओके, द सॉइल इज़ वाटर्ड बिफोर सोइंग। आई एम सो सॉरी। ठीक है, सॉइल को जो है वो पानी दिया जाता है बिफोर सोइंग। नाउ व्हाट आर द वेरियस एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। अब हम उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। व्हाट आर द वेरियस एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक soil to the size of grains to get better yield. अगर आप better output चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो मिट्टी है ना उसमें भी किसी तरह के बड़े बड़े गुठले नहीं रहने चाहिए। यानी कि अगर कुछ बड़ी मिट्टी जमी हुई भी है तो उसको पूरा ब्रेक कर देना चाहिए। मिट्टी एकदम मुलायम होनी चाहिए, कहीं पर भी उसमें बीच में किसी तरह का कोई बड़ा हर्डल नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर आप अच्छा आउटपुट चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स जो हैं वो काम में आते हैं। अब मेन टूल्स की यहाँ पे आपको लिस्ट दे रखी कि मेन टूल्स जो इस पर्पस के लिए काम में आते हैं वो कौन कौन से हैं। प्लो है, हो है, कल्टीवेटर है। ठीक है, अब ये प्लो क्या होता है, हो क्या होता है और कल्टीवेटर क्या होता है, ये हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ तो सबसे पहला जो टूल है दैट इज़ प्लो। प्लो इज़ व्हाट, दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम फॉर द टिलिंग ऑफ सॉइल। प्लो जो है ये बहुत पुराने समय से काम में आ रहा है। ठीक है, क्रॉप में अगर फर्टिलाइजर्स ऐड करने हैं, तो अगर आपको वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, जो छोटे छोटे हमारी जो मेन क्रॉप्स है वीट की, ठीक है, वो तो है वीट। ओके, हम तो गेहूँ उगा रहे हैं, लेकिन उसके आसपास जो जंगली घास या छोटे छोटे जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं,
वो वीड्स होते हैं और उनको हमको टाइम टू टाइम हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए? नहीं तो सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारी जो मेन क्रॉप है उसको खाना नहीं मिलेगा, तो फिर वो ग्रो नहीं हो पाएगी। इसलिए वीड्स का हटाना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो प्लो जो है ये एक ऐसा टूल है जो प्लोइंग के भी काम आता है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स को ऐड करना है क्रॉप में तो भी काम आता है, वीड्स को रिमूव करने में भी काम आता है और सॉइल को स्क्रैप करने में भी काम आता है, और भी बहुत सारे पर्पस के लिए प्लो को आप काम में ले सकते हैं। अब ये जो टूल है, ये जो इम्प्लीमेंट है, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड। ठीक है, ये पुराने एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं हम। तो ये लकड़ी का बना हुआ होता है जिसको कौन खींचते हैं? बाय द पेयर ऑफ बुल्स। जो बैल होते हैं या दूसरे हॉर्सेस, कैमल्स भी यूज़ किए जाते हैं, पर जनरली बैल, बुल्स होते हैं जिनके यहाँ पीछे ये टक कर दिया जाता है और वो जैसे जैसे आगे चलते हैं वैसे वैसे ये आप नीचे देख रहे होंगे अपनी बुक्स में, इमेज यहाँ पर दी हुई है आपको प्लो की। ठीक है, इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप दैट इज़ कॉल्ड प्लोशेयर। इसके आयरन की एक रॉड टाइप लगी हुई होती है ट्रायंगुलर, दैट इज़ नोन एज प्लोशेयर। ठीक है, और द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। वो लकड़ी का लंबा सा, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं प्लो शाफ्ट। क्या कहते हैं उसको? प्लो शाफ्ट। ठीक है, देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। उस शाफ्ट के एंड में एक हैंडल होता है और दूसरा जो पार्ट होता है, इट इज़ अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन बुल्स नेक, जो उसकी गर्दन पे रख दिया जाता है। ठीक है, और एक मैन होता है जो उन बुल्स को डायरेक्ट करता रहता है कि किस तरह से ये कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, अब आजकल जो है वो कह रहा है कि आयरन प्लोज जो है वो यूज़ आते हैं। पहले हम यहाँ पे प्लो को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा प्लो, ये पेयर ऑफ बुल्स हैं, एक मैन उसको ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, कैसा है ये बना हुआ? देखिए, ये है बीम, ये यहाँ पर पूरा वेल लेबल डायग्राम है। ये बीम है जिसको कि बुल्स की नेक पर यहाँ पर टक कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ये जो लकड़ी जा रही है लंबी सी, दैट इज़ नोन एज प्लो शाफ्ट। ठीक है, और ये जो नीचे है जिससे ये मिट्टी जो है इसकी खुदाई हो रही है, दैट इज़ नोन एज प्लोशेयर। तो 3 पार्ट हो गए इसके सिंपली। ठीक है, एक तो ये जो बुल की नेक पे रखा जाएगा जिसको बीम कहा जाएगा, और एक ये इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ प्लोशेयर, जिससे मिट्टी की खुदाई होगी। और इन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए जो लकड़ी लगाई है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में, उसको कहते हैं प्लो शाफ्ट। ये है प्लो। अब आजकल आयरन के प्लोज जो हैं वो यूज़ में लिए जाते हैं। ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट जो टूल है वो है हो। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा टूल है जो कि मेनली किसके लिए काम में आता है? वीड्स को रिमूव करने के लिए काम में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक लंबा सा वुड का रॉड होता है या आयरन का भी बना हुआ हो सकता है, और उसके आगे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग मोटी सी, एक थोड़ी सी बेंट हुई भी प्लेट टाइप आयरन की प्लेट जो है वो फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, ताकि आसानी से जो है वो ब्लेड जो है वो वीड्स को हटाने में काम में ली जा सके। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है आपको हो का भी डायग्राम। कितना सिंपल डायग्राम है। ये एक रॉड है, पहले ये रॉड जो है वुड की होती थी, आजकल आयरन की होती है। यहाँ पर बीम है, हैंडल है, ग्रिप है। ठीक है, देन अ बैंडेड प्लेट। ये जो प्लेट है ना, इससे हम इसको टक करके और यूं की यूं उस जो वीड है उसको हटा सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो इम्प्लीमेंट काम में आता है दैट इज़ कल्टीवेटर।
कल्टीवेटर। आजकल मैंने आपको कहा था कि आजकल जो है वो ये हाथों से काम नहीं होता है, बुल्स का भी इस्तेमाल नहीं होता है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ही रिसर्चेज इतनी हो गई है एग्रीकल्चर सेक्टर में कि हमारे पास एक ऑटोमेटिक नहीं कह सकते, एक मैन होता है जो एक ट्रैक्टर के पीछे इस तरह का ये इक्विपमेंट लगा लेता है। ठीक है, इसमें बड़े बड़े ये देख रहे हैं आप, ये नेल्स टाइप स्ट्रक्चर हैं, ये नेल्स टाइप स्ट्रक्चर हैं तीखे तीखे। ठीक है, और एक ट्रैक्टर उसको चला रहा है, यानी बुल्स की जगह ले लिए इस ट्रैक्टर ने। ठीक है, और इससे क्या होता है, टाइम की भी बचत होती है, बैल धीरे धीरे चलता है, ट्रैक्टर एक बार में ही फटाफट दौड़ के और इतने सारे खेत को कर देता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो प्लो होता है उसमें सिर्फ एक ब्लेड होती है, जबकि आप देखिए ट्रैक्टर में कितनी सारी ब्लेड्स हैं, तो एक साथ 4-5 रोज़ जो हैं वो लूजन हो जाती है। तो आजकल बहुत इजीली एग्रीकल्चर सेक्टर में काम हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप, चलिए, मिट्टी को पूरा हमने ऊपर नीचे कर दिया है, पानी दे दिया है, हमने मैन्योर भी ऐड कर दिया है सॉइल में ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब बस कुछ नहीं करना है, सो कीजिए, बीज डाल दीजिए। ठीक है, तो अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसमें लेकिन हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि सोइंग से पहले हम ये चेक कर लें कि हम अच्छी क्वालिटी का सीड्स यूज़ कर रहे हैं या नहीं। हमने जो सीड सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, वो गुड क्वालिटी के हैं या नहीं है, वो क्लीन है या नहीं है, हेल्दी सीड्स हैं या नहीं है, गुड वैरायटी के सीड्स हैं या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इन सब बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप सोचिए, आप इतनी मेहनत करेंगे, 5-6 महीने अपने खेत में पानी देंगे, इतनी मेहनत करेंगे, वीड्स को हटाएंगे, और एट दी एंड आपको पता चलेगा कि आपकी फसल जो है वो अच्छी नहीं हुई। और क्यों नहीं अच्छी हुई? क्योंकि आपने बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं डाले थे। तो आपको कितना बुरा लगेगा, क्योंकि आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो आजकल गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रही है। गवर्नमेंट ने जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं जगह जगह। ठीक है, जहाँ पर रिसर्चेस की जाती है और जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, उनको अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है ताकि जो किसान की मेहनत है वो वेस्ट ना जाए। ठीक है, तो आजकल बहुत हाई यील्ड सीड्स जो हैं वो मार्केट में मिलते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, जिनके फेल होने के चांसेस बिल्कुल निल है। ठीक है, तो जो सोइंग है, हम जब बीज डालें खेतों में तो उससे पहले हमको ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि ये जो है बूझो इन सेंस, जब आपसे कोई क्वेश्चन दिया जाता है और आपसे पूछा जाइए, बताइए इसका आंसर बताइए, दैट इज़ बूझो। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? बूझो तो जाने, यानी आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं क्या। ठीक है, दैट इज़ बूझो। One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After few minutes some seeds started to float on the top. I wondered why some seeds float on water. अब ये पूछ रही है क्वेश्चन आपसे, ठीक है, क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? ओके, अब करके देखिएगा। ये छोटे छोटे जो आपको एडिशंस दिए हैं ना यहाँ पर, पहेली और बूझो के जो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बताइए कि क्यों ऐसा होता है कि जब भी आप कभी दाल भी लीजिए, दाल को भिगोइए पानी में, कुछ जो उसके कुछ दाल की जो पार्टिकल्स हैं वो तो बैठ जाएंगे, लेकिन कुछ पानी में फ़्लोट करेंगे। ये पूछ रही है पानी में फ़्लोट क्यों कर रहे हैं वो, ज़रा सोचिए। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्यों होता है। चलिए फ़िलहाल हम चैप्टर में आगे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पर वो कुछ हिंट्स भी दे रही है कि क्या जो फ्लोट करते हैं वो लाइट होते हैं और जो हैवी वाले होते हैं वो सिंक कर जाते हैं।
और अगर वो लाइट होते हैं तो वो लाइट क्यों होते हैं, ठीक है। चलिए ओके, सो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आंसर दे दिया। क्या कह रहे हैं, डैमेज सीड्स बिकम हॉलो। जो सीड्स खराब होंगे वो अंदर से क्या हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। और जब अंदर जब कुछ है ही नहीं तो ऑब्वियसली वो लाइट हो जाएंगे और वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे। और जो हैवियर हैं यानी उनके अंदर अच्छा न्यूट्रिएंट है, अच्छा पोटेंशियल है, इसलिए वो पानी में सिंक कर जाएंगे। सिंपल। ओके, तो अच्छा तरीका बीजों के लिए भी यही है। ट्रेडिशनली फार्मर यही करते थे कि जो ऊपर जो पानी में तैरते थे उन बीजों को तो हटा देते थे, क्योंकि पता चल जाता था कि अगर ये पानी में ऊपर तैर रहा है यानी ये अंदर से खाली है, और जो पानी के नीचे बैठ गए हैं यानी कि उन सीड्स में अंदर मटेरियल अच्छा है, वो अच्छी क्वालिटी के हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सोइंग के लिए भी कुछ टूल्स जो हैं वो काम में आते हैं। सोइंग के लिए भी कुछ टूल्स काम में आते हैं, ठीक है। कौन कौन से टूल्स काम में आते हैं, ठीक है, हम देखते हैं ज़रा। ये देखिए, ट्रेडिशनली तो इस तरह से होता था। क्या होता था ट्रेडिशनली, बीजों को डालने के लिए एक तो बेसिक सिंपल है कि एक बड़े से टब में किसान जो है वो बीज ले लेता था और अपने हाथों में मुट्ठी भर के और इस तरह से फैला देता था, ठीक है। तो जहाँ भी बीज गिरेंगे वहाँ पे प्लांट ग्रो कर जाएगा, वो क्रॉप ग्रो कर जाएगी। लेकिन ये सिस्टम जो है वो थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है कि जो ऐसी भी कुछ जगह छूट जाती है जहाँ पर वो बीज ना गिरे, और कहीं पर ऐसा हो जाएगा कि एक साथ 2-4 बीज गिर गए, है ना, तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब कहीं पर तो बहुत सारे प्लांट्स पास पास में उग जाएंगे और कहीं पे खाली जगह रह जाएगी जहाँ पर बीज ना गिरे, ठीक है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि खाली गिरे वो लैंड वेस्ट हो जाएगी, और जहाँ पास पास अगर ग्रो हो गए तो वो सब उसी सॉइल का, पास पास की सॉइल का ही न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब सब पास पास का ही न्यूट्रिएंट, तो फिर सबके हिस्से में प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं आएगा, और प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं आएगा तो कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, है ना। तो अब ट्रेडिशनली फिर जो ऐसे स्प्रिंकल करने के अलावा वो लोग क्या करते थे, फ़नल का इस्तेमाल किया करते थे। क्या करते थे, फ़नल का इस्तेमाल किया करते थे। फ़नल का इस्तेमाल में वो क्या करते थे, ये फ़नल है, ठीक है, इसमें बीजों को भर देते थे, ठीक है। और ये फ़नल जो है ये क्या है, इधर ये लंबी सी पतला सा इसके पाइप होता था। अब ये चलते रहते थे, तो जैसे जैसे फ़नल आगे खिसकती जाती, वो बीज फ़नल के नीचे वाले पाइप से यहाँ से एंड में से ज़मीन में गिरते जाते, ठीक है। तो ये तरीका ये लोग यूज़ करते थे। फाइन, ये ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन हमने इनसे भी अच्छा, टेक्नोलॉजी ने हमारी इनसे भी अच्छा जो तरीका ढूंढ लिया। क्या किया उन्होंने भी देखिए कितना अच्छा तरीका ढूंढा है। अब जो हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं सीड ड्रिल। क्या बोलते हैं, इस टूल का क्या नाम है, सीड ड्रिल, ठीक है। सीड ड्रिल क्या करता है, इनकी प्लेट्स में सीड्स भर दिए जाते हैं, ठीक है। अब ट्रैक्टर की मदद से ये ट्रैक्टर के पीछे अटैच कर दिया जाएगा और ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे एक बीज यहाँ गिरा तो एक यहाँ गिरेगा। अब जब ट्रैक्टर आगे बढ़ेगा तो इक्वल डिस्टेंस पे एक सीड यहाँ गिरेगा तो एक यहीं गिरेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि सबसे पहली बात तो पूरा फील्ड इक्वली कवर हो गया, और दूसरा इम्पॉर्टेंट काम ये हो गया कि कोई भी सीड पास पास नहीं रहा, यानी वो इक्वल डिस्टेंस पे ग्रो किया जा रहा है। इक्वल डिस्टेंस पे ग्रो करेगा तो ये वाला सीड यहाँ की सॉइल को यूज़ करेगा, ये वाला यहाँ की सॉइल को, ये यहाँ की सॉइल को, और ये यहाँ की सॉइल को। और आप इमेजिन कीजिए अगर इतने पास पास सीड्स हो जाएं,
पत्ते पास पास सीड्स गिर जाएं तो आप देखिए ये सारे प्लांट्स यहीं की सॉइल को यूज़ करेंगे। तो ये सिस्टम बहुत बहुत बेटर है और फार्मर्स इस नए टूल से बहुत खुश भी हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इक्वल ही जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे, प्रॉपर डिस्टेंस पे और प्रॉपर डेप्थ में, जितनी डेप्थ में जाना चाहिए, इस नेल की जितनी डेप्थ है वहीं पे अंदर सीड जाके गिरेगा, तो प्रॉपर डेप्थ में भी चला जाता है और प्रॉपर डिस्टेंस भी मिल जाता है। तो इससे बहुत फ़ायदा हो गया। नहीं तो स्प्रिंकल सिस्टम में तो कोई बीज सॉइल के ऊपर ही रह जाता, उस सॉइल बीज को चिड़िया आके खा जाती है ना। तो अब तो ये पूरा डीप में जा रहा है, तो बर्ड्स वगैरह से इसको नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा टाइम और लेबर भी सेव हो जाती है। ऑब्वियसली ट्रैक्टर जो है वो फटाफट में ज़्यादा एरिया कवर करेगा, है ना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर हो गई। आई थिंक आज का पार्ट काफ़ी लंबा हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे ये चीज़, ठीक है क्या। इसके बाद हम बात करेंगे कि एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे हो जाता है, ये सारा मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। और ओवर क्राउडिंग नहीं होती है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिल जाता है अगर इक्वल डिस्टेंस है, ये सारी बात हमारी हो चुकी है। अब हम यहीं तक बात करेंगे और नेक्स्ट जो पार्ट 3 होगा उसमें हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और इफ़ यू वांट कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक फिर से आपको रिपीट करूं, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट मी। कमेंट करने में हिचकिचाइए मत, आराम से मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं वो पार्ट आपके लिए फिर से बना दूंगी एक अलग से वीडियो में, ठीक है। आई होप आप लोगों की स्टडीज़ अच्छी चल रही होगी एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन टेक केयर एंड डू योर स्टडीज़ वेल। थैंक यू वेरी मच।